Today we are reviewing the lecture unit March 14, 2026। यार एक नॉर्मल इंसान को हमेशा लगता है कि उसने वो 80,000 का नया फोन या फिर वो महंगी गाड़ी बिल्कुल अपनी मर्जी से खरीदी है। सही बात है। ऐसा लगता है कि पूरा कंट्रोल हमारे पास है, हम रैशनल बीइंग्स हैं। राइट। पर सच तो यह है कि उस इंसान का वॉलेट खाली करवाने का जो मास्टर प्लान था ना, वो प्रैक्टिकली 8 महीने पहले किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम में एक एक्सेल स्प्रेडशीट पर बन चुका था। ओ एब्सोल्युटली। आज का ये डीप डाइव एग्जैक्टली इसी मैनिपुलेशन को डिकोड करने वाला है। हाँ, मतलब हम कॉटलर की मार्केटिंग मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक थ्योरीज और एक्चुअल कंज्यूमर बिहेवियर के लेक्चर को कनेक्ट करके देखेंगे कि आखिर दिमाग में चल क्या रहा होता है। ये पूरा प्रेमिस ही बहुत फैसिनेटिंग है। आई मीन कंपनीज अपने इंटरनल स्ट्रक्चर, अपने डिपार्टमेंट्स और यहाँ तक कि अपना कॉर्पोरेट कल्चर सिर्फ इसलिए डिजाइन करती हैं ताकि ह्यूमन डिजायर्स को परफेक्टली टारगेट किया जा सके। एग्जैक्टली। लेकिन इस दिमाग वाले साइकोलॉजी पार्ट में घुसने से पहले मुझे लगता है ग्राउंड रूल सेट करना बहुत जरूरी है। एक बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आखिर ये मार्केटिंग वाला क्या है और मार्केट में बिक क्या रहा है। तो वहीं से शुरू करते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट में सब कुछ बिक रहा है, बट फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन यानी AMA ने इसको काफी प्रिसाइसली डिफाइन किया है। हाँ, AMA का फंडा बड़ा ही स्ट्रक्चरल है। उनके हिसाब से मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू। एडवर्टाइजिंग और PR के थ्रू फिर उसे डिलीवर किया जाता है सप्लाई चेन से, और फाइनली पैसों के साथ एक्सचेंज होता है। और ये वैल्यू सिर्फ एक अकेले कस्टमर के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकली क्लाइंट्स, पार्टनर्स और पूरी सोसाइटी के लिए एक इकोसिस्टम बनाती है। राइट। ये इकोसिस्टम वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई सोचेगा कि मार्केट क्या हो रहा है तो दिमाग में सबसे पहले कोई फिजिकल प्रोडक्ट आता है, जैसे नया फोन या साबुन की टिक्की। हाँ एग्जैक्टली। बट कॉटलर की टेक्स्ट बुक प्रैक्टिकली 10 अलग कैटेगरीज लिस्ट करती है जो मार्केट होती हैं। गुड्स और सर्विसेज तो ऑब्वियस हैं, उसके अलावा इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन और आइडियाज, ये सब हेवीली मार्केट होते हैं आजकल। ये 10 एंटिटीज वाली लिस्ट सुनने में बड़ी सिंपल लगती है, बट इसमें जो एक्सपीरियंसेस और पर्सन्स की मार्केटिंग है ना, वो प्रैक्टिकली सबसे हार्डकोर और मजेदार है। अच्छा, वो कैसे? जरा सोचो, अगर कोई इंसान ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे राइट स्वाइप पाने के लिए एक स्पाइसी, हेवीली एडिटेड एस्थेटिक बायो लिख रहा है, तो प्रैक्टिकली वो भी तो हार्डकोर मार्केटिंग ऑफ अ पर्सन ही कर रहा है ना। द यूजर इज द प्रोडक्ट, द यूजर इज द मार्केटर और द यूजर इज सेलिंग द एक्सपीरियंस। ओ माय गॉड, हाँ, ये तो बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल है। टेक्स्ट बुक्स भी इसको कंप्लीटली वैलिड मानती हैं। हर इंसान आज के टाइम में एक वॉकिंग ब्रांड है। सही में। अब इन सब 10 एंटिटीज को बेचने के लिए एक फॉर्मल सिस्टम चाहिए। हवा में तो बिजनेस ऑपरेट करता नहीं है। इस पूरे फ्लो को समझने के लिए हमें 5 बेसिक मार्केट्स का स्ट्रक्चर देखना होगा। तो इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं यार। राइट। ये 5 मार्केट्स एक चेन की तरह काम करते हैं। सबसे पहले आता है रिसोर्स मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान जो खेत में कॉटन उगा रहा है, उसने वो कॉटन आगे मैन्युफैक्चरर मार्केट को बेच दिया। राइट। फिर वो मैन्युफैक्चरर उस कॉटन से एक प्रीमियम शर्ट बनाएगा। अब मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट घर आके तो शर्ट बेचेगा नहीं, तो वो इंटरमीडियरी मार्केट का यूज करेगा, जिसमें होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या आजकल की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मिंत्रा आते हैं। बिल्कुल। उस इंटरमीडियरी से फाइनल कंज्यूमर मार्केट में शर्ट खरीदी जाती है, और इन चारों मार्केट्स के ऊपर एक जॉइंट अम्ब्रेला बैठी है जो है गवर्नमेंट मार्केट, जो बेसिकली हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स लेती है और बदले में रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एग्जैक्टली। ये सारे 5 मार्केट्स मिलकर एक सिंपल मार्केटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं। आई मीन, इसको एक जॉइंट कैसीनो के इकोसिस्टम की तरह समझ सकते हैं। कैसीनो सही एनालॉजी है। इस सिस्टम में 2 मेन ब्लॉक्स हैं, देखो। एक है इंडस्ट्री और दूसरा है मार्केट। इंडस्ट्री जो है वो सेलर्स का कलेक्शन है और मार्केट बायर्स का कलेक्शन है। हाँ। इंडस्ट्री का काम है उस कैसीनो में आने वालों को फ्लैशी लाइट्स, अच्छी ड्रिंक्स और गेम खेलने की सुविधा देना, यानी गुड्स, सर्विसेज और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। और बदले में मार्केट बहुत खुशी खुशी अपने चिप्स यानी मनी और अपना बिहेवियरल डेटा यानी इंफॉर्मेशन उस इंडस्ट्री को दे देता है। ये कैसीनो वाली एनोलॉजी परफेक्ट है, क्योंकि एंड में द हाउस ऑलवेज विंस। पैसा और इन्फॉर्मेशन वापस घूमकर इंडस्ट्री के पास ही जा रहा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सॉलिड पुशबैक बनता है। देख यार, अगर हर चीज मार्केट हो रही है, 5 मार्केट्स का इतना हैवी सिस्टम चल रहा है, इतना इंटेंस कम्युनिकेशन और एड कैंपेन्स चल रहे हैं, तो लोग आखिर खरीदते क्यों हैं? मतलब ऐसा थोड़ी कि आधा देखा और दिमाग बंद हो गया।
एक एवरेज इंसान इस सिस्टम का शिकार क्यों बनता है? इज इट जस्ट प्योर ब्रेन वॉशिंग? ब्रेन वॉशिंग थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो जाएगा। एक कंज्यूमर जेन्युइनली फील करता है कि वो स्मार्ट चॉइस ले रहा है। इस क्यों को समझने के लिए हमें पहले बैकएंड में देखना होगा कि टाइम के साथ कंपनीज का माइंडसेट और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे इवॉल्व हुआ है। तो पहले अप्रोच अलग था। बहुत अलग। कंपनीज को धीरे धीरे समझ आया कि लोगों पर चीजें जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती। हिस्ट्री में ये एवोल्यूशन बड़ा क्लियर दिखता है। पहले के टाइम में कंपनीज प्योरली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे चलती थीं। उनका लॉजिक था कि बस प्रोडक्ट सस्ता बनाओ और हर जगह अवेलेबल करवाओ। ओह, जैसे हेनरी फोर्ड ने किया था। एक ही कलर की कार सस्ते में बेची और बेस्ट फीचर्स पे फोकस किया। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोगों को उन एक्स्ट्रा फीचर्स की एक्चुअल में जरूरत है भी या नहीं। उसके बाद फेज आया सेलिंग कॉन्सेप्ट का, ना? राइट। जब इन्वेंट्री बढ़ने लगी तो कंपनीज ने सोचा कंज्यूमर्स अपने आप कुछ नहीं खरीदेंगे जब तक उनको अग्रेसिवली पुश ना किया जाए। राइट। इसमें वो प्योर पुश स्ट्रेटजी वाले सेल्स एजेंट्स आते थे जो बस चिपकाने में लगे रहते थे। लेकिन ये तीनों अप्रोचेस एंड में फेल हुए क्योंकि ये बस कंपनी का फायदा देख रहे थे। और वहीं से असली मास्टर स्ट्रोक निकला, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहां पर फिलॉसफी कंप्लीटली फ्लिप हो गई यार। फाइंडिंग द राइट कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स से शिफ्ट आकर फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर्स पर फोकस आ गया। सही पकड़ा। और आज के मॉडर्न टाइम में तो हम मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट पे ऑपरेट करते हैं। टेबल 1.2 में इस डिफरेंस को लो कस्टमर सेंट्रिसिटी वर्सेस हाई कस्टमर सेंट्रिसिटी के रूप में क्लियरली मैप किया गया है। अगर उस टेबल को ध्यान से पढ़ें तो एक लो कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट ड्रिवन, प्राइस ड्रिवन और मास मार्केट पे फोकस करती है। वहां डिपार्टमेंट्स प्रैक्टिकली साइलोज में काम करते हैं और स्ट्रिक्टली टॉप डाउन हायरार्कियल होते हैं। और उनका एम बस एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स को बीट करना होता है। लेकिन उसके ऑपोजिट एक हाई कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन प्योरली मार्केट ड्रिवन और वैल्यू ड्रिवन होती है। वो टारगेट सेगमेंट्स पे फोकस करते हैं। इसका फंडा एकदम देसी एनालॉजी से बहुत परफेक्टली समझ में आता है। एक प्रोडक्ट सेंट्रिक या लो कस्टमर सेंट्रिक कंपनी ना बिल्कुल एक सेल्फिश लवर की तरह होती है। ओह गॉड, अच्छा। हाँ, देखो, उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी खुद की परफॉर्मेंस, अपनी वॉल्यूम और अपने प्रोसेस पर होता है। सामने वाले को मजा आ रहा है या नहीं, उसकी एक्चुअल बेसिक नीड्स और डिजायर्स मीट हो रही हैं या नहीं, उससे उस कंपनी को कोई लेना देना नहीं होता। वो बस अपना कोटा पूरा करके निकलना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी एक समझदार पार्टनर की तरह है। वो पहले सामने वाले की जरूरतों, उसके पेन पॉइंट्स और उसके फीडबैक पे फोकस करती है। एग्जैक्टली। वो इंश्योर करता है कि एंड में दोनों को एक डीपली सैटिस्फाइंग, म्यूचुअली बेनिफिशियल एक प्रॉपर हैप्पी एंडिंग मिल सके। लॉन्ग टर्म लॉयल्टी तभी आती है। थोड़ा ग्राफिक है, पर प्रैक्टिकली बिजनेस में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना ही अल्टीमेट गोल है। लेकिन इस गोल को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट डीपली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? हाँ, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ कंपनीज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं जहां अलग अलग फंक्शंस जैसे रिसर्च, एडवर्टाइजिंग और सेल्स के हेड होते हैं। जो कंपनीज नेशनल या ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती हैं वो जियोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती हैं ताकि लोकल टेस्ट्स मैच कर सकें। उसके अलावा प्रोडक्ट या ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जहां इंडिविजुअल ब्रांड मैनेजर सेंटर में होते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज प्रैक्टिकली हर ब्रांड के लिए एक अलग मैनेजर रखती है। फिर मार्केट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्पेसिफिक कस्टमर डेमोग्राफिक पे फोकस करती है। और एक सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉर्मल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए मैट्रिक्स बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि एक एम्प्लॉय एक साथ 2 बॉसेस को रिपोर्ट कर रहा होता है। हालात खराब हो जाती होगी। एक तरफ से वो प्रोडक्ट मैनेजर को आंसरेबल है और दूसरी तरफ से रीजनल मार्केट मैनेजर को। ये एक टॉप डाउन लैडर की जगह एक वेब क्रिएट करता है जिससे क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बेटर हो सके। इन सब हैवी स्ट्रक्चर्स को मैनेज करने के लिए टॉप लीडरशिप का विजन क्लियर होना जरूरी है। सीईओ का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि वो कंपनी के अंदर एक कस्टमर फोकस्ड कल्चर बनाए, अच्छी मार्केटिंग टैलेंट को हायर करें और इंटरनल पॉलिटिक्स को साइड रखकर रिसोर्सेज एलोकेट करे। और सीएमओ यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कंपनी का विजनरी आर्किटेक्ट होता है। सीएमओ का काम अब सिर्फ टीवी एड्स बनाना नहीं रहा, उन्हें सेल्स डिपार्टमेंट के साथ एक्सट्रीम अलाइनमेंट रखनी होती है। सारे बजट्स की आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी लेनी होती है। पर देखो, आजकल पुराने रूल्स अप्लाई नहीं होते
क्योंकि मार्केट लैंडस्केप ठीक वैसे ऑपरेट नहीं करता जैसे 50 साल पहले करता था। हमें इन न्यू रियलिटीज को टैकल करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक बिल्कुल ओपनली कहती है कि 4 मेजर मार्केट फोर्सेस हैं जिन्होंने बिजनेस मॉडल्स को हिला के रख दिया है। वो 4 फोर्सेस हैं: टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, फिजिकल एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका डायरेक्ट असर मार्केट आउटकम्स पर पड़ा है। सबसे बड़ा आउटकम है न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज। आज का कंज्यूमर हाईली एम्पावर्ड है। उनके हाथ में मोबाइल इंटरनेट एक डेडली वेपन है। बिल्कुल, वो स्टोर में खड़े खड़े दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। उन्हें एनोइंग एड्स दिखते हैं तो वो तुरंत एड ब्लॉकर्स यूज करते हैं। और अगर ब्रांड ने कोई गलती की तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर पूरी ब्रांड इमेज की धज्जा उड़ा सकता है। पर देखा जाए कब टेक्नोलॉजी एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर कंज्यूमर्स के पास सुपर पावर्स आई हैं तो कंपनीज के पास भी नई कैपेबिलिटीज आई हैं। आजकल डेटा इज द न्यू ऑयल। सही बात है। कंपनीज कंज्यूमर्स का हाईली ग्रैन्युलर डेटा रिकॉर्ड कर रही हैं। वो एल्गोरिथम यूज करके पिन पॉइंट टारगेटेड एड्स भेज रही हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बिल्कुल बदल गया है। डीरेगुलेशन यानी गवर्नमेंट रूल्स का रिलैक्स होना और प्राइवेटाइजेशन की वजह से मेगा ब्रांड्स डोमिनेट करने लग गए हैं। और इसी केओस को मैनेज करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोचेस आउटडेटेड हो गए। यहाँ इमर्जेंस हुई हॉलिस्टिक मार्केटिंग की। ये प्रैक्टिकली एक 360 डिग्री फिलॉसफी है। इसके 4 मेजर पिलर्स हैं। तो पहला पिलर कौन सा है? पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ एक वन टाइम ट्रांजैक्शन पर फोकस मत करो। की कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ एक लंबी म्यूचुअली सैटिस्फाइंग बॉन्ड बनाओ ताकि लाइफ टाइम वैल्यू निकाल सके। दूसरा पिलर है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इसका अंडरलाइंग लॉजिक है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब अगर एक एड कैंपेन चल रहा है तो उसी वक्त पीआर स्ट्रैटेजी, सेल्स प्रमोशंस और ऑनलाइन बैनर्स एक ही मैसेज और एक ही टोन में होने चाहिए। उसके बाद तीसरा और बहुत क्रूशल पिलर आता है इंटरनल मार्केटिंग। ये बेसिकली कहता है कि कंपनीज को पहले अपने ही एम्प्लॉयज को प्रॉपर्ली हायर, ट्रेन और मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे सकें। देखा जाए तो ये एक कॉमन सेंस का पिनिकल है। अगर एक कंपनी के अपने ही एम्प्लॉयज सुबह से शाम तक फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं, टॉक्सिक मैनेजमेंट से परेशान हैं या उनकी सैलरी डिजेड है तो डायरेक्टली कस्टमर सर्विस का सत्यानाश होना ही है। एग्जैक्टली। जब कस्टमर सपोर्ट कॉल उठाएगा तो ऑब्वियसली वो अपना कॉर्पोरेट फ्रस्ट्रेशन इनोसेंट कस्टमर पर निकालेगा। इसलिए पहले इंटरनल एनवायरनमेंट सॉर्ट करना पड़ता है। बट इन तीनों पिलर्स का एंड रिजल्ट मेजर कैसे होता है? वहीं आकर चौथा पिलर फिट होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये पिलर एसेंशियली स्कोर कार्ड है। ये सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स या प्रॉफिट मार्जिन ट्रैक नहीं करता, बल्कि बिजनेस के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, लीगल स्टैंडिंग और सोशल फुटप्रिंट को भी मेजर करता है। अगर प्रॉफिट बन रहा है बट नदियां पल्यूट हो रही हैं तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के मेट्रिक में वो एक ह्यूज फेल है। मूविंग ऑन टू द मार्च 14, 2026 सेशन। अब तक हमने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और मैक्रो मार्केट एनवायरनमेंट का पूरा सेटअप तैयार कर लिया। अब एक्चुअल गेम पे आते हैं। डायरेक्टली उस ऑडियो लेक्चर में डाइव करते हैं जहां कस्टमर के दिमाग और उसके बिहेवियर को डीपली एनालाइज किया गया है। डिमांड आखिर दिमाग में क्रिएट कैसे होती है, राइट? लेक्चर में प्रोफेसर ने एक बहुत बेसिक मगर पावरफुल इक्वेशन एक्सप्लिसिटली क्लियर की थी। डिमांड तभी एग्जिस्ट करती है जब एबल टू बाय और विलिंग टू बाय दोनों कंडीशन मीट होती हैं। अगर किसी का नया आईफोन लेने का मन है पर अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो वो सिर्फ एक विश है, डिमांड नहीं। लेकिन उस विलिंगनेस को, उस डिजायर को ट्रिगर करने के लिए इंसान के अंदर इमोशंस को जगाना पड़ता है, और वो किया जाता है स्टिम्युलाई के थ्रू। लेक्चर में इसेंशियली 2 तरह के मेन स्टिम्युलाई बताए गए। पहला है मार्केटिंग स्टिम्युलाई, जिसे फॉर्मली मार्केटिंग टैक्टिक्स या 7 Ts कहा गया है। ये वो हथियार है जो डायरेक्टली मार्केटर के कंट्रोल में होते हैं। ये 7 Ts हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, सर्विस, ब्रांड, इंसेंटिव, कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पर प्राइस को ही ले लीजिए। एक सिंपल प्राइस टैग सिर्फ एक नंबर नहीं होता। सही कहा। जब कोई चीज 1000 की जगह 999 की मिलती है तो वो एक इंटेंशनल मार्केटिंग स्टिमुलस है जो इंसान के लॉजिकल ब्रेन को बाईपास करके एक सस्ता मिल रहा है वाला इमोशन ट्रिगर करता है। या फिर इंसेंटिव्स जैसे बाय वन गेट वन फ्री, जो एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। और इसके पैरेलल चलता है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, जिसे मार्केट कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। मार्केटर्स इसको मैप करने के लिए एक बढ़िया फ्रेमवर्क यूज करते हैं, PEST,
P for political, E for economical, S for sociological और T for technological environments. ये इफेक्टिवली वो मैक्रो वेरिएबल्स हैं जो हमारी लाइफ को सराउंड करते हैं। जैसे सोशोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अगर सोसाइटी में जिम जाने का और ऑर्गेनिक खाने का ट्रेंड चल पड़ा है, तो उस सोशोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से एक हेल्थी लाइफस्टाइल ब्रांड की डिमांड नेचुरली बढ़ जाएगी। Exactly. या मेरा एक सीधा सा पुशबैक है और ये ध्यान देने वाली बात है। लेक्चर ने ये 70s बता दिए, पेस्ट का फ्रेमवर्क समझा दिया, पर डीपली सोचो यार, एक कंपनी कितने भी ब्रिलियंटली 70s यूज कर ले, पैकेज का डिजाइन टॉप नॉच हो, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट हो, डिस्काउंट हेवीली पेल दिया हो, अगर एक आम इंसान का अंदर से मूड ही नहीं है खरीदने का, तो इन सब स्टिमुलाई का एक्चुअल इफेक्ट तो प्रैक्टिकली जीरो है ना। बिना इंटरनल आग के वॉलेट थोड़ी खुलता है। और वहीं पर उस क्लास लेक्चर का सबसे क्रूशियल साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है, जिसे हम मूड या आग कह रहे हैं। वही चीज टेक्निकल साइकोलॉजिकल टर्म्स में नीड्स और मोटिव्स कहलाती है। कोई भी एक्सटर्नल मार्केटिंग स्टिमुलाई दिमाग पे तब तक बिल्कुल असर नहीं करेगा जब तक वो किसी पहले से मौजूद अंडरलाइंग ह्यूमन नीड को हिट ना करे। ओह, आई सी। एक नीड ऑटोमेटिकली परचेज में कन्वर्ट नहीं होती। एक नीड तब जाकर एक मोटिव बनती है जब उसको अराउज करके एक सफिशिएंट लेवल ऑफ इंटेंसिटी तक ले जाया जाए। सफिशिएंट लेवल ऑफ इंटेंसिटी मतलब जब तक बेचैनी पूरी तरह ना बढ़े, एक्शन नहीं होता। और मार्केटर्स इस पूरी साइकिल को, उस आग को समझने के लिए एब्राहम मास्लो की फेमस थ्योरी का एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। पूरा का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर का आर्किटेक्चर इफेक्टिवली मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पे बेस्ड करके मैप किया जाता है। एग्जैक्टली। मास्लो ने बेसिकली ह्यूमन डिजायर्स को 5 डिस्टिंक्ट लेवल्स में डिवाइड किया था। सबसे बेस फाउंडेशन लेवल पर आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये इफेक्टिवली ह्यूमन एग्जिस्टेंस की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, सांस लेना। जब तक एक लेवल क्लियर ना हो, इंसान उसके ऊपर के लेवल के बारे में सोच ही नहीं सकता। वैसे यहाँ एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऐड की जा सकती है। सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान ही फिजियोलॉजिकल नहीं है। इंसान की जो एकदम प्रिमिटिव बेसिक बायोलॉजिकल अर्जेस होती हैं, वो लेट नाइट अचानक आने वाली बायोलॉजिकल नीड्स, वो प्रिमिटिव डिजायर्स भी बिल्कुल इसी एग्जैक्ट फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करती हैं। नेचर ने इंसान की वायरिंग ही ऐसी की है कि बायोलॉजी हमेशा लॉजिक पर हावी होती है। दैट इज कंप्लीटली ट्रू। बायोलॉजी बेसलाइन सेट करती है। एक बार जब किसी की बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स परमानेंटली सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो वो उस सिक्योरिटी को फ्रीज करना चाहता है। तब दूसरे लेवल का ट्रिगर ऑन होता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। ये फिजिकल शेल्टर से बहुत आगे की बात है। जैसे जॉब की सिक्योरिटी, फिक्स्ड मंथली इनकम या हेल्थ फेल होने पर फाइनेंशियल सेफ्टी नेट इंश्योर करना। प्रोटेक्शन तो वैसे भी प्रैक्टिकली हर सिचुएशन में जरूरी होती है यार, चाहे वो अनसर्टन फ्यूचर का रिस्क कवर करने के लिए फाइनेंशियल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरना हो, या फिर दोज लेट नाइट फिजिकल एनकाउंटर्स के टाइम प्रिकॉशनरी सेफ्टी मेजर्स लेने हो। दोनों ही सिचुएशंस में एक एवरेज इंसान टेक्निकली अपनी सिक्योरिटी नीड्स ही पूरी कर रहा होता है। मास्लो की थ्योरी का एप्लीकेशन लाइफ के हर कोने में फिट बैठता है। हाँ, सेफ्टी वाले फेज को क्रॉस करने के बाद थर्ड लेवल डोमिनेट करता है, सोशल नीड्स। ह्यूमंस यूनिवर्सली एक सोशल स्पीशीज हैं। लोगों को लव, अफेक्शन और अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए होती है। वो कंप्लीटली अकेले सर्वाइव करने के लिए डिजाइन नहीं हुए हैं। और इस कैटेगरी पर आज के टाइम में आधी टेक इंडस्ट्री जिंदा है। सारे पॉपुलर डेटिंग एप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स और ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म्स का पूरा बिजनेस मॉडल ही इस इनहेरेंट लोनलीनेस और नीड फॉर लव को मोनेटाइज करने पर टिका है। दे आर परफेक्टली पैकेजिंग अ डीप सोशल नीड्स एंड सेलिंग देम राइट बैक टू अस वाया प्रीमियम मंथली सब्सक्रिप्शंस। ये बहुत शार्प कनेक्शन है। अब जब सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं, परिवार बन गया, दोस्त बन गए, तब एक इंसान रुकता नहीं है। फिर चौथे लेवल का ईगो ड्रिवन ट्रिगर सामने आता है, एस्टीम नीड्स। ये बेसिकली ईगो सेटिस्फैक्शन, सेल्फ एस्टीम, स्टेटस और रिकॉग्निशन के बारे में है। सिर्फ एक्सेप्ट होना काफ़ी नहीं है, अब लोगों को सुपीरियॉरिटी और रेस्पेक्ट चाहिए। और ये पार्ट उस लेक्चर में प्रोफेसर ने बहुत ब्रिलियंटली और एंटरटेनिंग वे में एक्सप्लेन किया था। उन्होंने प्योर बॉलीवुड रेफरेंस का यूज किया। प्रोफेसर ने स्पेसिफिकली सलमान खान की सिंघम और पुलिस वाली मूवी यूनिवर्स का एग्जाम्पल दिया, जहां वो विलेन था जयकांत शिखरे। हाँ, आई रिमेंबर दैट। उस कैरेक्टर का कोर अंडरलाइंग प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या था? उसका पैसों का इशू नहीं था, उसका प्योरली ईगो हर्ट हो गया था। जब किसी का ईगो हर्ट होता है या उसको सोसाइटी के सामने अपनी सुपीरियॉरिटी एस्टैब्लिश करनी होती है, तो वो एग्जैक्टली एस्टीम नीड्स के अंडर ऑपरेट कर रहा होता है।
सही पकड़ा। और बढ़िया मार्केटर्स इस फंडामेंटल ट्रूथ को बहुत स्मार्टली एक्सप्लॉइट करते हैं। जो प्रीमियम 5 स्टार लग्जूरियस होटल्स हैं या वो एक्सट्रीमली हाई एंड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स जहां एक पानी का ग्लास भी हजारों रुपए का आता है, वो प्रैक्टिकली लोगों को खाना या बिस्तर थोड़ी ना बेच रहे हैं। वो उस कंज्यूमर की फ्रैजाइल सेल्फ एस्टीम, उसके स्टेटस और ईगो को डायरेक्टली केटर कर रहे हैं। यू डिजर्व दिस अल्ट्रा लग्जरी बिकॉज यू आर क्लियरली बेटर देन द रेस्ट। दैट्स प्योरली मार्केटिंग साइकोलॉजी सेलिंग ईगो वैलिडेशन। एब्सोल्युटली। इस ईगो को सेटिस्फाई करने के बाद हायरार्की का आखिरी और एब्सोल्यूट हाईएस्ट लेवल आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एसेंशियली सेल्फ डेवलपमेंट और पीक रियलाइजेशन का स्टेज है, जब एक इंसान पुश करता है ये जानने के लिए कि व्हाट इज द ट्रू पर्पस ऑफ माय लाइफ। इंसान जब अपनी फुल इनर पोटेंशियल अचीव करने की कोशिश करता है, चाहे वो आर्ट में हो, साइंस में या स्पिरिचुअलिटी में, यहाँ पर वो ब्रांड मैसेजेस फिट होते हैं जो डीप सस्टेनेबिलिटी, फिलैंथ्रोपी या इंटेंस पर्सनल ग्रोथ प्रॉमिस करते हैं। तो एसेंशियली बात आके यहाँ घूमती है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेस बायोलॉजिकल लेवल से लेके लाइफ के हाईएस्ट फिलॉसफिकल पर्पस तक प्रैक्टिकली हर पॉइंट पर मैप करके कस्टमर के दिमाग में प्लेस कर सकती है। ये कॉन्सेप्चुअली उतना ही माइंड ब्लोइंग है जितना टेरिफाइंग। खैर, डिस्कशन को रैप अप करते हुए चलते चलते एक क्विक रैपिड फायर टेक्निकल रिकैप करते हैं कि हमने इन डिटेल्ड सोर्सेज और टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट से क्या-क्या एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज और कोर फॉर्मूलाज डिकोड किए हैं। डन। एक क्विक स्वीप करते हैं। पहले हमने डिस्कस किया AMA का फाउंडेशनल मार्केटिंग डेफिनेशन, उसके बाद लिस्ट की द 10 मार्केटेड एंटिटीज, फिर स्ट्रक्चर देखा द 5 बेसिक मार्केट्स का, चेंजिंग एनवायरनमेंट को एड्रेस करने के लिए द 4 पिलर्स ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग को ब्रेक डाउन किया, कंज्यूमर दिमाग में डिमांड क्रिएट करने वाले एक्सटर्नल ट्रिगर्स यानी द 70s ऑफ मार्केटिंग स्टिमुलाई और PSCT एनवायरमेंटल स्टिमुलाई देखें। उस लेक्चर से डिमांड की एग्जैक्ट इक्वेशन समझी, डिमांड इक्वल्स टू एबल टू बाय प्लस विलिंग टू बाय, और फाइनली कंज्यूमर के अंदर के मोटिव को डीपली समझने के लिए मैस्लर्स 5 लेवल्स ऑफ हायरार्की नीड्स देखी। फैंटास्टिक। एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। जिन रेफरेंस सोर्सेज और लेक्चर ऑडियो रिकॉर्डिंग को आज हमने इंटेंसली ब्रेक डाउन किया, क्या प्रैक्टिकली किसी को वो एक्चुअल मार्च 14 का ओरिजिनल वीडियो लेक्चर फिजिकली स्क्रीन पर देखने की जरूरत है? क्या क्लास में बोर्ड पर कोई हेविली विजुअल लैब एक्सपेरिमेंट, चार्ट्स, ड्राइंग या लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चला है जो सिर्फ सुनने वाले मिस कर देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पूरा का पूरा लेक्चर एक एक्सट्रीमली थ्योरी हैवी डिस्कशन है जो कंप्लीटली PPT टेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर बेस किया गया था। सारे कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स फॉर्मली वर्बली एक्सप्लेन किए गए हैं बिना किसी विजुअल डिपेंडेंस के। तो इन कोर प्रिंसिपल्स को थरली मास्टर करने के लिए ये ऑडियो डीप डाइव फॉर्मेट और हमारा डिस्कशन प्योर 100% सफिशिएंट है। सॉलिड। तो अब इस डिटेल्ड डीप डाइव को एंड करते हैं एक लिंगरिंग प्रोवोकेटिव थॉट के साथ। आज का टेकअवे सिर्फ मार्केटिंग की इन टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस को रटना नहीं है। एक बार प्रैक्टिकली इस सिनेरियो के बारे में सोचिए। हाँ, सोचिए कि अगर किसी की सबसे बेसिक बायोलॉजिकल और प्रिमिटिव अर्जेस सोसाइटी में उसकी डीपेस्ट ईगो यानी एस्टीम का ऑब्सेशन और यहाँ तक कि उसकी एक हाईएस्ट लेवल की स्पिरिचुअल सर्च फॉर डीपर मीनिंग यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अगर ये सब कुछ इतनी नीटली एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में मैप किया जा सकता है और एक मैसिव कंपनी के हाईली कैलकुलेटेड 70s मार्केटिंग स्टिमुलाई के थ्रू रिमोटली ट्रिगर किया जा सकता है, तो एंड ऑफ द डे क्या सच में लोगों के प्राइवेट डिजायर्स, उनके लाइफ गोल्स और उनके एम्बिशंस जेन्युइनली उनके अपने हैं? या फिर सोसाइटी में हर कोई प्रैक्टिकली सिर्फ किसी अनोनिमस चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की एक्सेल शीट पर एक और सक्सेसफुली मैनिपुलेटेड KPI बनकर घूम रहा है? ये सच में काफी प्रोफाउंड रियलिटी चेक है यार। इस अनकंफर्टेबल ऑब्जर्वेशन को दिमाग में डाइजेस्ट होने दीजिए। अगली बार जब भी किसी हेवी मार्केटिंग एड को देखकर कोई इंस्टेंट इंटेंस नीड फील हो, तो वॉलेट निकालने से पहले 1 मिनट रुककर जरूर सोचना कि वो आग एक्चुअली अंदर से आई है या बाहर से किसी ने थॉटफुली लगाई है। कीप क्वेश्चनिंग द सिस्टम, कीप लर्निंग। See you next time.